Hello students, welcome to the Abhimanyu IAS. So टारगेट IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग टारगेट IAS 2021 के सेशन के अंदर करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो करंट अफेयर्स रहेंगे आपके मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स, यानी कि अगर बात की जाए ये रहेंगे आपके मोर देन 1 ईयर्स के करंट अफेयर। क्लियर है स्टूडेंट्स? याद रखें ये सेशन आप लोगों के प्रीलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। क्लियर है? और हम लोग यहाँ पे हर एक मंथ की न्यूज़ को बहुत ही वेल डिटेल्ड और एक्सप्लेन्ड मैनर से कवर अप कर रहे हैं, और इवन हर एक न्यूज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट रहता एड ऑन डाटा है वो भी पैरेलली हम लोग नोट डाउन करते जा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? और बात की जाए अभी तक का, हम लोगों ने मार्च, अप्रैल, मई को, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर को कवर अप कर लिया है, यानी कि हम लोगों ने ओवरऑल 9 मंथ्स को कवर अप कर लिया है। क्लियर है? और हमारा आज का 48th लेक्चर रहने वाला है दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स पे। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 46, 47 को दिसंबर 2020 के ऊपर फोकस किया है, और आज का हमारा 48th सेशन भी दिसंबर 2020 के आधार पर ही रहने वाला है। अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये उन नए लर्नर्स के लिए जो पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं कि आप लोग की कॉन्टिन्यूटी में मेरा सेशन देखेगा, और जो भी पहला स्टूडेंट मेरा फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि ये सेशन देखने के बाद आप लोग 47 लेक्चर्स भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आप लोगों को ये PDF डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम द करंट अफेयर मेंटर इन द अभिमन्यु IAS। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं, और आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ रहती है सार्क चार्टर डे। याद रखें हमेशा एक न्यूज़ को लेकर हमने 3 पॉइंट्स को कवर अप करना है, उसका हिस्ट्री, जिसको आप लोग बैकग्राउंड बोल सकते हो, वो न्यूज़ के अंदर क्यों आ रही है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस आ गया, और उसका एम या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हम लोग ये 3 पॉइंट्स के ऊपर अगर फोकस करते हैं ना, तो हमारा जो करंट अफेयर का मेन मोटिव है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से। क्लियर है? सो जैसा कि आज की पहली न्यूज़ रहती है सार्क चार्टर डे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स GS पेपर 2 के लिए। क्लियर है? जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं शुरू करता हूँ, सुनिए ध्यान से। है क्या चीज़? ये बोला कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन, यानी कि सार्क जिसको बोला गया है, ऑन इट्स 36th चार्टर डे एनिवर्सरी, उन्होंने 36th चार्टर डे एनिवर्सरी कब की गई उनकी, बाय द प्राइम मिनिस्टर्स said that SARC can only be fully effective in the absence of terror and violence। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट मार्क रखें कि 36 चार्टर डे एनिवर्सरी पे क्या बोला गया। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट जो सार्क है वो सिर्फ एक ही टाइम पे इफेक्टिवली वर्क कर पाएगी, और इफेक्टिवली हम लोग बोल रहे सक्सेसफुल कर पाएगी कब, जब एब्सेंस रहेगा टेररिज्म का एंड वायलेंस का, यानी कि शांतिपूर्ण पीस चाहिए। क्लियर है? वो चीज़ रहती है। अब बोला गया कि जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन यानी कि सार्क है, चार्टर डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 दिसंबर को एनुअली हर साल। क्लियर? 8 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है चार्टर डे फॉर द सार्क, और दिस डे मार्क द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर इन द 1985। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम पर्सपेक्टिव से। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस दिन साइन किया गया था सार्क चार्टर इन द 1985 एक्ट। क्लियर है? किसके द्वारा? बाय द लीडर्स ऑफ सार्क कंट्रीज एट द फर्स्ट सार्क समिट। कब हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। अपने आप में ये पूरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा गया है द फुल पोटेंशियल ऑफ सार्क कैन ओनली बी रियलाइज। अरे कहने का मतलब ये रहेगा कि अगर पूरा पोटेंशियल देखना है, 100% एफिशिएंसी से काम करवाना है सार्क का,
can only be realized in an atmosphere free of terror and the violence. Again important है कि अगर हम लोगों ने जो सार्क का गठन किया, अगर उसकी 100% एफिशिएंसी को देखना है और ये अपनी 100% एफिशिएंसी से काम करे, इसका क्या पोटेंशियल है, वो तब पॉसिबल रहेगा जब टेरर एंड द वायलेंस एब्सेंस रहेगा एटमॉस्फेयर से. क्लियर. ये बोला कि दिस इंडिकेट्स दैट India's concern over the cross-border terrorism from Pakistan remain a primarily obstacles in the India's participation in the summit. Most important point है यहाँ पे भारत ये चीज शो करना चाह रहा है कि जो भारत फेस कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फ्रॉम द पाकिस्तान, वो एक प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स हैं भारत के पार्टिसिपेशन में इन दिस समिट ऑफ सार्क. करेक्ट. ये चीज इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे. और बोला कि इन द मैसेज बोथ पाकिस्तान एंड नेपाल कॉल्ड फॉर द सार्क समिट टू बी हेल्ड सून. करेक्ट. यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखिएगा. यहाँ पे इंडिया ने अपना कंसर्न शो के इंडिया जो ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहा है उस चीज को नोट डाउन किया जाएगा यहाँ पे. Even India also called for the SAARC countries to recommit to defeating the force that support and nurture the terrorism. भारत बोलता है हमें फिर से रिकमिट करना है और डिफीट करना है उन ताकतों को जो सपोर्ट करती हैं और नर्चर करती हैं किसको, टेररिज्म को. ये चीज़ थोड़ा सा फिर से इंपॉर्टेंट रहता है. अगेन प्रीलिम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए. क्लियर है. तो ये तीनों पॉइंट्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स. आगे चलते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे कि जो भारत है, इंडिया इज ऑल्सो कमिटेड ऑन एन इंटीग्रेटेड कनेक्टेड सिक्योर एंड द प्रॉस्परस साउथ एशिया. क्या बोला गया भारत की तरफ से और कमिट किया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड कनेक्टेड सिक्योर एंड द प्रॉस्परस साउथ एशिया एंड विल सपोर्ट द इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. मेन्स पर्सपेक्टिव से मैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करूंगा. यहां पे बोला गया कि जो सार्क है वो क्या रोल प्ले करेगा, वो रोल प्ले कर देगा, सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकली, कल्चरल एंड द सोशल डेवलपमेंट ये रीजन्स का. क्लियर है. यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत. क्लियर. आगे बढ़ा गया, बोला हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटर कोलैबोरेशन. यानी कि अब किसको हाईलाइट किया गया, जो बहुत ग्रेटर कोलैबोरेशन हुआ है कि इंडिया रेफर टू एन एग्जांपल ऑफ अर्ली कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द सार्क कंट्रीज फॉर डीलिंग विद द कोविड-19 पैंडेमिक. अर्ली डेज को भी हमने देख लिया जो कोविड-19 के कारण प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं. इवन सार्क्स फंक्शनिंग and the activities have virtual stalled because of the strained relations between India and the Pakistan. क्लियर. यहाँ पे ये भी चीज दिखाई गई है जो भारत और इंडिया के बीच में जो रिलेशन स्ट्रेन रिलेशंस बन चुके हैं. Beside a virtual meeting in the March on the COVID-19 situations, SAARC has not had any significant engagements since India pulled out of the summit. यानी कि सार्क ने अभी तक कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट नहीं देखा जब से भारत ने अपने आप को समिट से बाहर किया, पुल्ड आउट ऑफ द समिट. क्लियर. क्या बोला कि दैट वाज टू बी हेल्ड इन द पाकिस्तान इन 2016 इन द आफ्टरमैथ ऑफ द यूरी टेरर अटैक. जो भारत का यूरी टेरर अटैक हुआ था उसी के कारण भारत ने जो बोला था. क्लियर. यहां तक क्लियर है. स्टूडेंट्स याद रखें, अगर कोई भी करंट अफेयर्स को लेकर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप लोग. क्लियर है. इसी क्या रहते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपके कमेंट सेक्शन को चेक करता रहता हूं और अगर कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. ओके. अब यहां पे मैं देखता हूं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत क्या लिखा. 8 मेंबर्स है. कौन कौन से. एक तो अफगानिस्तान आ गया है, बांग्लादेश है, जी बिल्कुल अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड द श्रीलंका. ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखना. 8 कंट्रीज हैं. सेक्रेटरीट्स कहां पे इसके, काठमांडू नेपाल के अंदर. और फिर से अगर वही बात की जाए कि सार्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या रहेगा कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया
एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। यानी कि अब सार्क का मेन एम क्या है, एक तो साउथ एशिया के अंदर वेलफेयर लेकर आना है, बढ़ोतरी करने की इसकी लोगों के लिए, और उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनको उसको इम्प्रूव करना है। एंड इवन और क्या बोला गया, टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एमंग अदर थिंग्स, करेक्ट। अब सार्क समिट्स के बारे में अगर देखा जाए तो क्या चीज बोली गई है, दीज आर यूजुअली हेल्ड बाइनली एंड होस्टेड बाय द मेंबर स्टेट्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, अल्फाबेटिकली ऑर्डरली यहाँ पे होस्ट किया जाता है सार्क समिट्स को, क्लियर। और देन आफ्टर क्या बोला गया, द लास्ट सार्क समिट इन द 2014 was held in काठमांडू नेपाल which was attended by the इंडिया। अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत ने उसके बाद कोई भी समिट के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया, याद रखें ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। ड्यू टू द उरी अटैक, यानी कि भारत का जो लास्ट समिट था अटेंड करने वाला वो रहेगा द लास्ट सार्क समिट इन द 2014 was held in काठमांडू नेपाल which was attended by the India। क्लियर है यहाँ तक। इन फ्यूचर में भी क्या होता है हम लोग देखेंगे, लेट्स सी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है मेडिसिन सप्लाईज एंड मेक इन इंडिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जीएस पेपर 2 के लिए, करेक्ट। शेल वी स्टार्ट? ओके, अब देखें आप लोग यहां पे क्या लिखा गया, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारत का जो मंत्रालय रेलवे हैज रिटन टू द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशंस ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT को लेटर लिखा गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सीकिंग एग्जम्पशंस for procuring certain medical items manufactured outside the India, particularly medicines used in the treatment of the COVID-19 and the cancer। याद रखें ये चीज क्यों आई है, वो आपके सामने रीजन आ चुका है। अब स्टूडेंट्स एक डिपार्टमेंट है जो भारत के रेलवे मंत्रालय ने लिखा, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डाटा ऐड ऑन कीजिए यहां पे। इट इज अ डिपार्टमेंट, क्लियर है। शुरू करता हूं मैं यहां पे, बस आप लोग मेरे साथ यहां पे बने रहें, हम लोग हर एक चीज को वेल डिटेल्ड यहां पे कवर अप करेंगे, क्लियर है। अब है क्या चीज, नंबर 1 देखिए ध्यान से, बोला गया द गवर्नमेंट has notified changing the name of the Department of Industrial Policy and Promotions, यानी कि ये डिपार्टमेंट DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द प्रमोशन का नाम चेंज करके क्या रखा गया, टू द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं दैट इज योर DPIIT, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहां पे अगर यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स में और ऐड ऑन करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है, याद रखना जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी हम लोग उसको हर हाल में प्रॉपर्ली कवर अप करेंगे। वो रहेगा कि द रिनेम्ड बॉडी will also be in charge of
4 new categories of responsibility। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां पे? और वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट रहेंगी ये चीजें। दिस इज द प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। एक तो प्रमोशन है किसका? इंटरनल ट्रेड का, जो जैसा कि इसका नाम शो भी कर रहा है, बिल्कुल है। देन आफ्टर वेलफेयर ऑफ ट्रेड, करेक्ट है स्टूडेंट्स यहां पे। एंड थर्ड वन यहां पे क्या चीज आ रही है? थर्ड वन आएगा फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, करेक्ट। और एक मिनट, फोर्थ पॉइंट यहां पे ऐड ऑन करूंगा मैं। फोर्थ पॉइंट का क्या रहेगा आपका? मैटर रिलेटेड टू द स्टार्टअप्स। तो ये हैं आपके 4 पॉइंट्स, करेक्ट है स्टूडेंट्स यहां पे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है आप लोगों के लिए। आगे मूव करते हैं। अब यहां पे लिखा गया कि अगस्त 2020 के अंदर जो नॉर्दर्न रेलवेज हैं फॉर्मली रोट टू द रेलवे बोर्ड। नॉर्दर्न रेलवेज ने फॉर्मली एक रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा था जिसके अंदर एक्सप्रेस किया डिफिकल्टीज को इन द प्रोक्यूरिंग ड्रग्स एंड द सर्जिकल आइटम्स इन द लाइट ऑफ द मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंतर्गत। क्लियर है? देन आफ्टर क्या बोला कि भारत का जो इंडियन रेलवे है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द कंट्री। अगेन इंपॉर्टेंट है, क्लियर। with the over 12 lakh employees and has its own network of the healthcare infrastructure। और इनका खुद का अपना एक नेटवर्क रहता है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, जिसके अंदर इंक्लूड किया गया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन ऑल द जोनल हेडक्वार्टर्स। याद रखेगा यहां पे एक चीज मैं आपसे मेंशन करना चाहूंगा कि जो नॉर्दर्न रेलवेज है ना, नॉर्दर्न रेलवेज भी अपने आप में बहुत बड़ा रेलवे जोन है और इसका रेलवे जोन का हेडक्वार्टर्स आपको कहां मिल जाएगा? न्यू दिल्ली के अंदर। ये चीज आपको वैसे पता होगा, क्लियर है? आगे चलते हैं, अगर नहीं पता तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करके रखें स्टूडेंट्स। अब यहां पे पहले क्लियर कर देता हूं। अब देखिए क्या लिखा गया, इट हाईलाइटेड दैट। अब ये क्या हाईलाइट करते हैं कि जो ड्रग्स हैं यूज किए जाते कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर एंड द सप्लाई ऑफ द एंटीवायरल मेडिसिन। याद रखें कैंसर के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं, सॉरी, एंड द सप्लाईज ऑफ एंटीवायरल मेडिसिन एंड द वैक्सीन्स फॉर द कोविड-19 वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं भारत के बाहर, बट available in the Indian market through agents or the dealers who may not fall under the class 1 or the class 2 categories। क्लियर है? यहां पे ये चीज बताई गई, एक मेथड बताया गया किस तरीके से हम लोग ये ड्रग्स को अवेल कर सकते हैं, which is required for the purchases under the new Make in India guidelines। क्लियर है? यहां पे कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या लिखा कि द रिवाइज्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यानी कि प्रेफरेंस दिया गया जो मेक इन इंडिया यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर यानी कि जो सेल्फ रिलायंट के अंदर है, ऑर्डर 2017 इंट्रोड्यूस करता है एक कंसेप्ट को, अ कंसेप्ट ऑफ क्लास 1, 2 एंड नॉन लोकल सप्लायर्स को, बेस्ड ऑन विच they will get preference in the government purchases of goods and the services। इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट आप लोगों के लिए, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए क्या लिखा यहां पे कि इन जून 2020 में द गवर्नमेंट मॉडिफाइड पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स to give maximum preference to the companies whose goods and services have 50% or the more local content। तो यहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिल गए भारत सरकार के द्वारा, यानी कि मूव एम्ड एट। और ये क्यों आया? ये एम था टू प्रमोटिंग मेक इन इंडिया एंड मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट। अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा,
यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेप्स उठाते हैं जो भारत एक इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, सेल्फ रिलायंट बन जाए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। आप देखिए ध्यान से, लिखा कि इन द एग्जिस्टिंग मेक इन इंडिया पॉलिसी, अब जो मेक इन इंडिया पॉलिसी भारत के अंदर प्रिवेल कर रही है कि देयर इज नो विंडो अवेलेबल टू प्रोक्योर सच आइटम्स फ्रॉम द सप्लायर्स who may not meet the local content criteria required for the class 1 and the class 2 local supplier categories के अंतर्गत। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं यहां पे क्या चीज है क्लास 1 और क्लास 2, उसको थोड़ा डिफाइन किया गया कि जो क्लास 1 है इज अ लोकल सप्लायर, वो एक लोकल सप्लायर होता है और द सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है जिसके गुड्स एंड सर्विसेज और वर्क ऑफर्ड फॉर द procurement have local content equal to or more than the 50%। ये लोकल सप्लायर की बात की गई अंडर द क्लास 1। अगर स्टूडेंट्स बात की जाए क्लास 2 के लिए, वो एक ऐसा सप्लायर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है जिसके गुड्स एंड सर्विसेज और द वर्क ऑफर्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट लेवल हैव अ लोकल कंटेंट ऑफ मोर देन 20% बट लेस देन 50%। यानी कि क्लास 2 में क्या आ गया, जिसका प्रोक्योरमेंट लोकल कंटेंट पे 20% से ज्यादा है बट 50% से कम है, वो हो गया क्लास 2, और जो मोर देन 50% है या फिर 50% तक है वो क्लास 1 में आएगा, याद रखें। बट अगर 50% से कम है और 20% से ज्यादा है वो आएगा क्लास 2 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लिखा कि ओनली दीज 2 कैटेगरीज ऑफ द सप्लायर्स, अब यही 2 कैटेगरीज हैं सप्लायर्स की, shall be eligible to bid in the procurement of all goods, services or work with an estimated value of purchase of less than 200 crores। करेक्ट है स्टूडेंट्स? यहां पे अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि इट इज देयरफॉर प्रपोज टू सीक, अब ये ऐसा देखा गया है कि exemptions to procure such medicines and medical items from Indian market from non-local suppliers। कितना? अरे 20% से कम। क्लियर? डाउट तो नहीं है? चलते हैं आगे। अब बोला गया कि however the DPIIT, यानी कि ये क्या रहेगा, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, क्लियर है, इन्फॉर्म करता है कि जो प्रोक्योरमेंट है इंपोर्ट किया गया आइटम्स को थ्रू द इंडियन एजेंट्स के द्वारा, याद रखें किसके द्वारा, थ्रू द इंडियन एजेंट्स या फिर ट्रेडर्स, amounted to an indirect violation of General Finance Rule 2017। अगेन प्रीलिम पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इवन प्रीलिम प्लस मेंस पर्सपेक्टिव दोनों लिखे आप लोग। यहाँ पे जनरल फाइनेंस रूल 2000 की इंट्रोडक्शन की गई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। And hence it was not recommended and advised to get specific relaxations for the procurement of such medicines and the medical equipments। Correct? आगे चलते हैं। अब देखें यहां पे क्या है, यहां क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। यहां लिखा कि द पर्पस ऑफ सीकिंग रिलैक्सेशन, अब जो पर्पस है जिसके कारण हम लोग एक रिलैक्सेशन को देख रहे हैं, वॉज टू अचीव indigenization of the items that are presently not being manufactured in the country। अगेन इंपॉर्टेंट है, इनकी वो ड्रग्स, वो इक्विपमेंट जो भारत के अंदर नहीं बन पा रहे हैं, बिल्कुल, एंड ऑब्जेक्टिव इज टू defeat it in the case that the subject relaxation is granted। correct? आगे देखिए, the DPIIT has forward the issue, उन्होंने अब इशू को फॉरवर्ड किया किसको, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स को। याद रखें ये चीज अब इंपॉर्टेंट रहेगी, किसको आगे फर्दर फॉरवर्ड किया गया, ये सेम इशू, ये इशू किया गया है फॉरवर्ड बाय द DPIIT टू द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, देन आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर को किया गया, इवन विच आर द नोडल एजेंसीज फॉर द फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड द इक्विपमेंट्स। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को?
ओके आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या लिखा कि द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वॉज एडवाइज, अब इनको एक एडवाइस किया गया टू एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड अंडर द पैरा 14 ऑफ द मेक इन इंडिया पॉलिसी गाइडलाइंस। याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि भारत का रेलवे मंत्रालय एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज अ पावर, कौन से पावर, जो पैरा 14 के मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंतर्गत मेंशन्ड हैं, विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज टू सीक रिलैक्सेशंस इन एनी पर्टिकुलर प्रोक्यूरमेंट इफ रिक्वायर्ड। करेक्ट। अब क्या है लिखा कि जो पैरा 14 है एम्पावर करता है मिनिस्ट्रीज को और वेरियस डिपार्टमेंट्स को। याद रखें पैरा 14 किसका, अरे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है जिसमें सेकेंड, पैरा 14 किसका, पैरा 14 है मेक इन इंडिया पॉलिसी गाइडलाइंस का। और इसी पैरा के अंतर्गत क्या लिखा गया कि भारत की मिनिस्ट्री, भारत का कई डिपार्टमेंट्स को ग्रांट एंड एग्जेम्पशंस एंड टू रिड्यूस द मिनिमम लोकल कंटेंट्स। करेक्ट है यहां तक? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं आप लोग। ओके आगे चलता हूं मैं। अब आगे देखिएगा, हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज रहती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है फॉर द जीएस पेपर 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे देखे ध्यान से क्या लिखा कि जो सबसे पहला फेज आया, फर्स्ट फेज डाटा किसका, वो रहेगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। याद रखें, फर्स्ट फेज डाटा ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। क्लियर है? कब? 2019 से 20 वो रिलीज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, किसने डाटा को रिलीज किया और कौन सा था। वो रहेगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, ईयर है 2019 से 20, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा कि NFHS ये एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो कंडक्ट किया गया इन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ हाउसहोल्ड्स थ्रू आउट द इंडिया। ओके, even all the national family health surveys have been conducted under the stewardship of Ministry of Health and the Family Welfare। इसी मंत्रालय के अंतर्गत सर्वे किया जाता है। किसका है ये? भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। विद अरे किसके साथ, अरे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंस IIPS मुंबई सर्विंग एज द नोडल एजेंसी। यहां पे मैं चीज इंपॉर्टेंट मार्क करने जा रहा हूं फॉर द प्रीलिम पर्सपेक्टिव। क्लियर? कहां पे है ये? मुंबई में। शॉर्ट फॉर्म IIPS, फुल फॉर्म क्या रहेगा इसका? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंस। क्लियर? अब ये गठित कब हुआ? Established in the 1956 को बनाया गया under the joint sponsorship of सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। याद रखें, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट and the government of India and United Nations and IIPS यानी कि International Institute for the Population Science has established itself as a premier institute for training and research in the population studies for developing countries in the Asia and the Pacific region। Most important point for the mains perspective, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड बताया गया कि 1956 में एस्टैब्लिश किया गया अंडर द ज्वाइंट स्पॉन्सरशिप ऑफ द सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UN आ गया, IIPS आ गया है, ठीक है ना। और क्यों? अरे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाया गया स्टूडेंट्स? तो यहां पे लिखा है कि ट्रेनिंग देनी है, रिसर्च करना है, किसके अंदर? पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर। क्यों? फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। क्लियर? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ये था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फेज 2 में क्या आता है? फेज 2 ऑफ द सर्वे कवर करता है रिमेनिंग स्टेट्स को, जो बाकी बची स्टेट्स हैं। अब डिले किया गया क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक है एंड इट्स रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मेड अवेलेबल इन द May 2021। करेक्ट?
चलते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिगर्स के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है, चाइल्ड अंडर 5 हु आर स्टंटेड कितने हैं, क्लियर है। एनीमिया इन द प्रेग्नेंट वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी। यहाँ पे चाइल्ड अंडर द 5 हु आर अंडर वेट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल वैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस कितने हैं यहाँ पे भारत के अंदर, चिल्ड्रन अंडर द 5 हु आर ओवर वेट कितने हैं, हाइपर टेंशंस में मेन इन द वुमेन कितना है, ये 140/90 क्या रेशो शो किया गया यहाँ पे, बीपी लेवल को शो करवाया गया यहाँ पे, ब्लड प्रेशर को, इवन हाई वेरी हाई ब्लड शुगर लेवल रहेगा यहाँ पे, मेन का कितना है वुमेन का कितना है। देन आफ्टर proportion of the people who are overweight or the obese women के कितने and men के कितने, तो यहाँ पे ये प्रॉपर पर्टिकुलर डाटा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट है। चलें आगे, हम लोग आगे देखते हैं। तो इसी न्यूज़ के अंतर्गत ध्यान से सुनिए क्या लिखा कि जो NFHS 5 का डाटा आया वो कैप्चर किया गया 14 से 19 के बीच में टाइम पीरियड के बीच में, और कंटेंट है सिमिलर टू द 4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 के सिमिलर है जो किया गया था 15 से 16 के बीच में, टू अलाउ द कंपैरिजन ओवर टाइम एंड ऑल्सो मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम इट, ओके। देन आफ्टर ये प्रोवाइड क्या करते हैं, एक इंडिकेटर है फॉर ट्रैकिंग 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। याद रखें अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं एंड द कंट्री aim to achieve by the 2030, correct। however जो ये सर्वे आया इंक्लूड करते some new topics को, अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि कौन कौन से टॉपिक्स हैं प्रीलिम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है स्टूडेंट्स हमारे लिए, क्लियर है। सच एज प्री स्कूल एजुकेशन, डिसेबिलिटी, access to a toilet facility, death registrations, bathing practices during the menstruations and the methods and the reasons for the abortion, clear। then after the most surprising reversals क्या हैं have happened in this child stunting, जो अभी हमने डाटा को देखा, which reflects chronic undernutrition होगा तभी तो stunting हो रही है children's में, and refers to the percentage of children who have low height for the age। stunting more than any other factors is likely to have long lasting adverse effect on the cognitive and the physical development of the child। तो यहाँ पे एक hurdles दिखाए गए हैं, क्लियर है क्या है, और हमने इसको ओवरकम भी करना है स्पेशली इन द चिल्ड्रंस के अंदर। और यहाँ पे देखा भारत के कुछ सिटीज की तेलंगाना हो गया है, गुजरात है, केरला, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इंक्रीज लेवल हो गया है चाइल्ड स्टंटिंग में, करेक्ट। अब क्या देखा कि द रिवर्सल इन द चाइल्ड स्टंटिंग आर hugely troubling as normally stunting level do not increase because all the things that affect the child growth। अब यानी कि जो ऐसे hurdles हैं जो एक बच्चे की growth में hurdle बन रहा है tend to improve as stable democracies and economics move ahead, correct। चलें आगे। अब क्या चीज है स्टूडेंट्स यहां पे फोकस कीजिए आप लोग, यहां पे देखिए चाइल्ड वेस्टिंग क्या चीज है, लिखा कि ये रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज को दर्शा रहा है किसको, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को, जो रेफर करते हैं चिल्ड्रंस के अंदर हैविंग लो वेट फॉर देयर हाइट, ठीक, जो है चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर। और भारत कहते हैं इंडिया हैज ऑलवेज हैड अ हाई लेवल ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग। अब कहां कहां पे ये चीज फेस करने को मिल रही है, तेलंगाना में, देन केरला में, देन आफ्टर बिहार, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर में विटनेस किया गया एंड इंक्रीज, एंड महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल हैव बीन स्टेगनेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, यहां पे डेवलपमेंट का ग्रोथ का भी पता लग रहा है स्टेट का, करेक्ट। अब चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट क्या चीज है इसके ऊपर फोकस कीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। तो देखिए लिखा गया कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लिव बर्थ्स फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 एंड अंडर द 5 मोर्टालिटी रेट डाटा इज मोस्टली स्टेगनेट, क्लियर है। तो एक बेसिक डेफिनेशन था अबाउट द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में, क्लियर।
अब बोला क्या गया, बिटवीन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 3 एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, याद रखें नंबर 3 और 4 के बीच में एक प्रोग्रेस ऑन मॉर्टेलिटी रिडक्शन, हमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज हमारे लिए एडवांटेज है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, याद रखें जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे कि नंबर 3 और नंबर 4 सर्वे के बीच में हमें मोर्टालिटी रिडक्शन देखने को मिला, जो अच्छी बात है, प्रोग्रेस है। बट लेकिन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 हुआ एंड 4 के बीच में 5 years apart, still there is a very little progress in the many states, मतलब प्रोग्रेस तो हुआ बट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, जो प्रोग्रेस रेट है वो डिक्लाइन कर गया, ये चीज आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। लिखा गया भारत का एक राज्य महाराष्ट्र, the under 5 mortality rate is basically the same in the National Family Health Survey number 4, and in Bihar it reduces by just 3% over the 5 years। करेक्ट है? तो आप लोग यहां से देख पा रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? अगर डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और फिर से अनाउंसमेंट करना चाहूंगा उन नए लर्नर्स के लिए जो पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं कि ये सेशन का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। क्लियर है? अब आगे आता है इसी न्यूज के अंदर, अर्बन रूरल जेंडर गैप इन इंटरनेट यूज। क्या चीज है समझे ध्यान से। बोला गया कि देयर इज एन अर्बन रूरल गैप, एक अर्बन और रूरल गैप आ चुका है, एज वेल एज द जेंडर डिवाइड with respect to the use of internet in the several states and the union territories के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है, यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं एक गैप आ गया, जेंडर डिवाइड हो गया है बिटवीन फॉर द यूज ऑफ इंटरनेट इन द सेवरल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ओके, अब लिखा क्या कि ऑन एन एवरेज लेस देन 3 आउट ऑफ 10 वुमेन इन द रूरल इंडिया। सुनिए ध्यान से, रूरल इंडिया में 10 में से 3 वुमेन एंड 4 आउट ऑफ 10 वुमेन इन द अर्बन एरियाज एवर यूज द इंटरनेट। यानी कि रूरल एरिया की बात की जाए 10 वुमेन में से 3 वुमेन जैसे जिसने कभी इंटरनेट यूज नहीं किया, एंड 10 वुमेन फ्रॉम द अर्बन एरियाज में से 10 वुमेन फ्रॉम द अर्बन एरिया में अगर ली जाए तो उनमें से 4 वुमेन ऐसे रहेंगी जिसने कभी इंटरनेट यूज नहीं किया। ओके, जनरल डाटा की अगर बात की जाए तो लिखा एन एवरेज 42.6% ऑफ द वुमेन एवर यूज द इंटरनेट एज अगेंस्ट एन एवरेज ऑफ 62.16% अमंग द मेन्स। करेक्ट? अब देखिए इन अर्बन इंडिया की अगर बात की जाए तो सेम अर्बन इंडिया के अंतर्गत एक एवरेज निकाला गया ऑफ 56.81% ऑफ वुमेन ever use the internet compared to an average of 73.76% among the men। अब भारत का रूरल एरिया को भी फोकस किया जाएगा, जैसे कि अर्बन को देखा तो उसी के अकॉर्डिंग a decimal 33.94% women in the rural India ever use the internet as a giant, यानी कि 55.6% among the men। अब क्या लिखा कि the percentage of women who ever use the internet significantly drop in the rural India। important है, यहां पे ड्रॉप कर रहा है ये चीज भी। क्लियर है? इनकी ज्यादा यूजेज बढ़ रहा है। ओके, अब हमारी आज की स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज रहती है कि स्कीम फॉर द स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द GS पेपर 2 एंड द GS पेपर 3 के लिए। क्लियर है? शेल वी स्टार्ट? तो देखिए ध्यान से यहां पे क्या चीज बोली गई। यहां पे बोला कि ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट द तमिलनाडु, भारत के सारे स्टेट्स को ले लिया गया, सिर्फ एक्सेप्ट बोला गया तमिलनाडु को, हैव अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। कौन सी स्कीम है? वो रहेगी स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर
कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट। अब ये क्या है, ये स्कीम अनाउंस किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। प्रीलिम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसके अंडर आती है, ये आती है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर। क्या वो रहेगी आपकी स्कीम फॉर द स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, करेक्ट। चलें आगे। अब देखें ये न्यूज का बैकग्राउंड, बोला गया एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो भारत सरकार ने अनाउंस किया दैट सेंटर विल ऑफर 12,000 करोड़ स्पेशल इंटरेस्ट फ्री 50-year लोन टू द स्टेट्स। क्लियर है, 12,000 करोड़ का स्पेशल इंटरेस्ट फ्री 50 years का लोन देगी भारत की स्टेट्स को, एक्सक्लूसिवली फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब एम क्या है, हमने बैकग्राउंड तो देख लिया, याद रखें ये बैकग्राउंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रीलिम में। अब एम की अगर मैं बात करूं तो लिखा टू बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, अरे हर एक स्टेट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बूस्ट करना है बाय द स्टेट गवर्नमेंट which are facing a difficult financial environment this year। क्यों, ड्यू टू द शॉर्टफॉल इन द टैक्सेस। क्यों, ड्यू टू कोविड-19। बिल्कुल सही है ना, अराइजिंग फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक। करेक्ट है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ता हूं तो पार्ट 1 में क्या बोला, कहते पार्ट 1 ऑफ द स्कीम कवर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि 200 करोड़ का, एंड पार्ट 2 क्या है, is for all other states 7,500 crores। then after क्या लिखा पार्ट 3 में, all the scheme is aimed at pushing various citizen centric reforms in the states। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखें स्टूडेंट्स। पॉइंट पार्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 3 क्या रहेगा, स्कीम है, एम कर रही है, पुश कर रही है वेरियस सिटीजन्स को सेंट्रिक रिफॉर्म्स इन द स्टेट्स में। करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा कि अंडर दिस पार्ट, अब ये पार्ट के अंदर जो भी हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखे, टोटल अमाउंट कितना है, 2,000 करोड़ का इज एयरमार्क्ड, करेक्ट। अब दिस अमाउंट विल बी अवेलेबल ओनली टू 2 स्टेट्स। अब ये अमाउंट सिर्फ भारत के उन राज्यों को मिलेगी विच कैरी एटलीस्ट 3 out of 4 रिफॉर्म्स। ओके, कोई डाउट तो नहीं है, यानी कि कैरी आउट करेगी 4 में से एटलीस्ट 3 रिफॉर्म्स को, जो स्पेसिफाई किए जाएंगे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ऑन द रिफॉर्म्स लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग परमिशंस। इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्लियर है, एक चेक्स एंड बैलेंसेस हो गए। 4 रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, अगेन इंपॉर्टेंट, कौन कौन से हैं देखिए स्टूडेंट्स आप लोग यहां पे। एक तो हो गया 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म्स बोल सकते जिसको, एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, हालांकि इसके ऊपर हमने अलग से न्यूज भी पढ़ी थी, क्लियर है। देन आफ्टर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, अर्बन लोकल बॉडी हो गई जिसको आप लोग यूटिलिटी रिफॉर्म्स भी बोल सकते हो, एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, करेक्ट। आगे देखिए क्या बोला कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया 9,879.61 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल ऑफ 27 स्टेट का। यानी कि ये टोटल अमाउंट में से देखें, ये टोटल अमाउंट में से स्टूडेंट्स 4,939.81 करोड़ has been released as the first installment। यानी कि लगभग नियरली 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का पहला इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया गया बाय द सेंटर, क्लियर, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। अब द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स
हैव बीन अप्रूव्ड इन डाइवर्स सेक्टर्स। कौन कौन से रहेंगे? एक रहेगा हेल्थ है, दूसरा है रूरल डेवलपमेंट। ये सेक्टर्स देख लीजिए, फोकस कर लीजिए, क्योंकि यहां पे एक्सपेंडिचर है, प्रोजेक्ट्स हैं ये। एक तो हेल्थ हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, वाटर सप्लाई अगेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इरिगेशन है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है एंड अर्बन डेवलपमेंट है। तो ये रहेंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव किए गए डाइवर्स सेक्टर्स के अंदर। आ गया हेल्थ, आ गया रूरल डेवलपमेंट, आ गया वाटर सप्लाई, आ रहा है इरिगेशन है, पावर है, ट्रांसपोर्टेशन है, इरिगेशन सॉरी एजुकेशन है एंड अर्बन डेवलपमेंट आ गया। क्लियर? चलिए आगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? इसका मतलब क्या है? देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इज द मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, जो पैसा सरकार द्वारा खर्चा किया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दिया। अरे ऐसा कौन सा खर्चा होगा? डेवलपमेंट ऑफ द मशीनरी, बिल्कुल, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, हेल्थ फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है ये चीज, यानी कि ओवरऑल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी जो खर्चा भारत सरकार करती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दिया ना। डेवलपमेंट करना मशीनरी का, इक्विपमेंट्स का, बिल्डिंग्स का, हेल्थ फैसिलिटी का एंड एजुकेशन का। क्लियर है? चलें आगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने जो वैक्सीनेशन को लेकर आए हैं तो ये हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल। अब क्या लिखा कि इट ऑल्सो इंक्लूड, अब ये और भी क्या इंक्लूड करता है? वो खर्चे एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, जो एक फिक्स एसेट्स रहते हैं, लाइक जमीन है, लैंड है, एंड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट दैट गिव्स प्रॉफिट और द डिविडेंड इन द फ्यूचर। क्लियर? अब आगे क्या लिखा कि along with the creation of asset, जैसा ही assets create किए जा रहे हैं, repayment of the loan is also capital expenditure as it reduces liability। जी बिल्कुल, बिल्कुल है। आप लोन की रीपे कर रहे हो, वो भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया ना। एज इट रिड्यूस लायबिलिटी, एक लायबिलिटी को कम कर रहा है, बिल्कुल। अब आगे कि जो कैपिटल स्पेंडिंग है इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स वेयर एक्सपेंडिचर हैज बेनिफिट एक्सटेंडिंग ईयर्स इनटू द फ्यूचर। इंपॉर्टेंट रहेगा ये अपने आप में स्टूडेंट्स। क्लियर है? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के अंतर्गत देखिए ध्यान से, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिग्निफिकेंस क्या है? लिखा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लीड करता है क्रिएशन को एसेट्स बनाने में, आर लॉन्ग टर्म, काफी लंबे टर्म्स के लिए, इन नेचर एंड अलाउ द इकोनॉमी टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द मेनी ईयर्स बाय एडिंग और इंप्रूविंग द प्रोडक्शन फैसिलिटीज। क्लियर है? तो ये है एक सिग्निफिकेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर का। इवन ये इंक्रीज करता है लेबर पार्टिसिपेशन को भी, बूस्ट अप कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, बिल्कुल। टेक स्टॉक्स ऑफ द इकोनॉमी एंड रेजेस इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इन द फ्यूचर। क्लियर? अब ये डिफरेंट कैसे है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, कैसे अलग है, वो चीज कैसे क्रिएट होती, देखिए ध्यान से आप लोग। कहते अनलाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स एसेट्स फॉर द फ्यूचर, यानी कि जैसा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसेट्स बनाते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, बिल्कुल। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज वन दैट नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये एक ऐसा है, ना तो ये एसेट्स प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा, ना ही ये लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट को रिड्यूस करेगा। क्लियर है? ये चीज आप याद रखिए। और इसके अंदर क्या आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? अरे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है ऑन द पास्ट डेप्ट, जो पुराना कर्जा लिया हुआ है, बिल्कुल। सब्सिडीज को भी देना है, पेंशन स्कीम चलानी है, जो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज
रिकरिंग इन द नेचर, अगेन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है और काफी लंबी चलने वाली है, इंपॉर्टेंट भी रहती है, काटसा सैंक्शन ऑन टर्की। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए जीएस पेपर 2 के लिए। ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ? अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। अब देखें क्या लिखा कि द यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली इंपोज किया सैंक्शंस को टर्की के ऊपर। क्यों? फॉर इट्स परचेज ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम द रशिया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, क्या लिखा। अब ये एक ऐसा इशू है ऑफ सैंक्शन अंडर द सेक्शन 231, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये जो इशू है ऑफ सैंक्शंस अंडर द सेक्शन 231 ऑफ द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है, दैट इज अ काटसा। क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट फॉर द परचेज ऑफ रशियाज आर्म इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू इंडिया। इवन भारत का भी है, बिल्कुल। विच इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग द S-400 फ्रॉम द रशिया। क्लियर? अब क्या चीज है देखें, लिखा कि प्रीवियसली द यूनाइटेड स्टेट्स हैड मेड इट क्लियर, अब यूएस ने क्लियर कर दिया है कि टर्की that its purchase of S-400 system would endanger the security of the USA. Correct? Even the procurement will provide substantial funds to the Russia's defense sector. यानी कि अब अगर इस तरीके से procurement process चलते रहेंगे तो जो रशिया का डिफेंस सेक्टर है उसमें बहुत फंड्स आ जाएंगे, बिल्कुल। as well as Russia's access to the Turkish armed forces and the defense industries. Correct? Then Turkey yet decide to move ahead with the procurement and testing of the S-400 despite the availability of an alternative such as the NATO. Clear है? वो क्या है? Interoperable system such as the USA's Patriot missile defense system to meet its defense requirement. ये चीज बोली गई है यूएसए के द्वारा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करके रखें। इसका ऑल्टरनेटिव और भी है, वो है नाटो, यानी कि सच एज यूएसओ पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो टर्की के डिफेंस सिस्टम की जो नीड है, नेसेसिटी, उसको पूरा करने में कामयाब रह सकता है। एक ऑल्टरनेटिव है S-400 का। क्लियर है? अब देखें क्या बोला कि 2019 में, इन 2019 में USA had removed Turkey from its F-35 jet programs. क्यों? ताकि over the concern that sensitive information could be accessed by the Russia if Turkey used Russian system along with the US jets. यहाँ पे ये चीज बोली गई है। क्लियर है? Then क्या बोला कि the S-400 Triumph air defense system integrates a multifunctional radar. इसके अंदर multifunctional radar है। इवन हमने इसके ऊपर एक अलग से न्यूज भी बनाई थी। क्लियर है ना? Autonomous detections and targeting systems, anti-aircraft missile system, launcher है and command and control center. Even it is capable of firing 3 types of missiles to create a layered defense. 3 तरह के मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है और एक लेयरिंग कर सकता है डिफेंस सेक्टर के लिए, जो इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ज्यादा। क्लियर है? अब देखें क्या लिखा है यहां, बोला कि इट इज अ मोबाइल, या इसको आप लोग कहीं पे भी इजीली शिफ्ट कर सकते हो, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी कि सैम। इट इज द मोस्ट डेंजरस operationally developed modern long range SAM, MLR SAM बोलते हैं जिसको, यानी कि modern long range surface to air missile in the world, पूरी दुनिया में considered much ahead of the US developed terminal high altitude air defense system THAAD। अरे THAAD को तो साउथ कोरिया के अंदर डिप्लॉय किया गया है बाय द यूएसए। अब चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता है साउथ कोरिया के साथ। THAAD is US anti-ballistic missile system,
सॉरी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्लियर है? अब यहां पे देखिए मैंने कटिंग को यूज किया था आप लोगों के लिए, भारत के लिए, कि इन वॉशिंगटन इज प्रेशरिंग न्यू दिल्ली टू कैंसिल $4.5 बिलियन का डील विद रशिया फॉर 5 S-400 मिसाइल सिस्टम्स। क्लियर है? China among biggest purchasers of Russia's arm and partner in the major energy project such as the $9.7 billion का कौन सा वो है? Gazprom build power of Siberian gas pipeline। इंडोनेशिया के लिए भी है, टर्की में भी, वियतनाम में भी एंड यूरोपियन यूनियंस में भी है। क्लियर है? तो ये चीज है आप लोगों के लिए जो सैंक्शंस हैं, हिट अनलाइकली विक्टिम्स काटसा के अंदर। करेक्ट? आगे चलें तो ये रहा रशिया का द S-400 ट्रिम्स रशिया का। क्लियर है? अब देखें सैंक्शंस ऑन टर्की में क्या है कि जो सैंक्शन है वर इम्पोज्ड ऑन टर्की, जो सैंक्शंस हैं अभी रिसेंटली इम्पोज किए गए टर्की के ऊपर, मेन डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी द प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज यानी कि SSB। बिल्कुल। देन लिखा गया कि ये जो सैंक्शंस हैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं अ बैन ऑन ग्रांटिंग स्पेसिफिक US एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड अथॉराइजेशन फॉर एनी गुड्स और टेक्नोलॉजीज। करेक्ट? Also ban on loan or the credit by the US financial institutions totaling more than $10 million in any 12-month period। करेक्ट? अब लिखा a ban on the US export import bank assistance for the export and mandated US opposition to loans by international financial organizations to SSB यानी कि वो क्या चीज है? द प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज। करेक्ट है? चलें आगे। अब सॉरी इंडिया के लिए क्या कंसर्न है? इंडिया inked a 39,000 crore deal to buy S-400 to remove long range surface to air missile system। बिल्कुल। कहां से? वो रहेगा अल्माज एंटनी कॉर्पोरेशंस ऑफ रशिया। याद रखें अल्माज एंटनी कॉर्पोरेशंस ऑफ रशिया इन अक्टूबर 2018 एंड डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टार्ट इन 2021। Sorry, even apart from the S-400 air defense system project, 1135.6 frigates and Ka-262 helicopters will also be affected। बिल्कुल। Also it will impact joint venture like Indo-Russian Aviation Limited, Multi-Role Transport Aircraft Limited and the BrahMos Aerospace, and it will also affect the India's purchase of space parts, components, raw materials and the other assistance। ये concern है भारत के। Then as per the Stockholm International Peace Research Institution SIPRI arms transfer database, during the period 10 से 17 तक Russia was a top arms supplier to the India। Clear? Then CAATSA contain 12 types of sanctions जहां पे 10 will be very little or no impact on the India's current relation with either Russia or the US। Correct? Or there are only 2 sanctions that may impact either India's Russia relation or the India-US relations। Correct? Then countering America's adversaries through sanction, एक CAATSA क्या है? ये इनेक्ट किया गया 2017 में। इट इज अ US फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान पे लग चुका है, नॉर्थ कोरिया पे लग चुका है एंड रशिया पे है अभी तक का। क्लियर? और इंक्लूड सैंक्शन अगेंस्ट कंट्रीज दैट एंगेज इन द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रशियाज डिफेंस एंड द इंटेलिजेंस सेक्टर्स। अब क्या बोला? द एक्ट एम्पावर द US प्रेसिडेंट to impose at least 5 of 12 listed sanctions on the person engaged in a significant transactions with Russia defense and intelligence sector। Then it ultimate goal क्या है? It's to prevent revenue from flowing to the Russian government। Clear है स्टूडेंट्स? आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है?
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है अपने आप में। हमारे पास न्यूज़ इससे भी ज़्यादा है, आगे पड़ी है, बट ड्यू टू द टाइम मैं आज का सेशन यहीं तक एंड करता हूँ और आशा करूँगा कि आपको ये वाला सेशन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और मैक्सिमम व्यू कीजिए। थैंक यू।